बुक है और दोस्तों उसी में फर्स्ट चैप्टर है। देखिए फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है लास्ट लेसन। लास्ट लेसन। अब ये जो लास्ट लेसन है दोस्तों इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो बुक में दिया गया फर्स्ट है बट चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन। और दोस्तों हम इसमें जानेंगे एक फ्रांज नाम का एक बच्चा है और ये पूरी कहानी इसी के आसपास भटकती है और इसमें हम जानेंगे कि कैसे कोई भी देश जो होता है, कोई भी कंट्री जो होती है, वहाँ पर उसके लिए जो वहाँ की लैंग्वेज होती है वो कितने मायने रखती है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अब इसमें स्टार्ट करते हैं, हम आगे देखते हैं द लास्ट लेसन। जैसा कि आप देख रहे हैं लास्ट लेसन, लास्ट लेसन का मतलब होता है आखिरी लेसन, मतलब आखिरी सबक। अब इसमें होता क्या है, जो ये बच्चा है पूरी कहानी इस फ्रांज नाम के बच्चे के आसपास हमें दिखाई देती है। तो ध्यान से सुने। फ्रांज स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। ये जो सुबह का टाइम था लेकिन लेट था और ये फ्रांज जो है अपना जो है स्कूल जाना स्टार्ट करता है काफ़ी लेट मॉर्निंग। एंड ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बिकॉज एम हैमल वॉज टू क्वेश्चन दैम ऑन पार्टिसिपल्स। अब यहाँ पर जो हैमल है एम हैमल नाम के जो हैं इसके टीचर हैं, ये टीचर हैं और ये जो हैं ये पढ़ाते हैं इसको। अब इसको क्या था, इसको स्कूल जाना होता है, स्कूल चल देता है, लेट चलता है, लेकिन क्या था इसके अंदर एक डर था, किस चीज़ का, स्कॉल्ड का, मतलब डांटने का। इसको लगता था कि डांटने का इसको डर है और इसको क्योंकि पार्टिसिपल पर इसको होमवर्क दिया गया था जिस पर इसको अपना तैयारी करके आना था। एंड ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। यहाँ तक कि वो इनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। He thought of running away and spending the day out of doors। और यही सोचता हुआ ये जा रहा था। The warm bright day, जो दिन था वो थोड़ा गर्म था उस दिन जिस दिन ये जा रहा था। The chirping birds and the Persian soldiers drilling in the open field back of the sawmill were tempting। अब यहाँ जो sawmill थी उसके पीछे जो कुछ सोल्जर थे वो कुछ ड्रिलिंग कर रहे थे। ये कौन थे, ये पर्सियन जो सोल्जर्स थे ये थे। और चर्पिंग बर्ड्स, और यहाँ पर जो पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। ये सारी चीजें जब ये रास्ते में जा रहा होता है सभी चीजें इसको जो ना अपनी ओर आकर्षित करती हैं, इसको ललचाती हैं। टेम्पटिंग का मतलब ललचाना। बट द रेजिस्टेड द टेम्पटेशन एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन क्या होता है, इसको रोकने का तो एक काम करती हैं मगर इसको फिर भी जल्दी होती है अपने स्कूल पहुंचने की। आगे देखते हैं। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। वहां पर एक टाउन हॉल था और उसी के पास में एक लगा हुआ था बुलेटिन बोर्ड। दोस्तों बुलेटिन बोर्ड होता है जैसे हमारा कोई नोटिस बोर्ड होता है, एक तरह का ये नोटिस बोर्ड होता है जिस पर जो ना आए दिन नई नई खबरें लगती रहती हैं, उनके नोटिस लगते रहते हैं। अब क्या हुआ, ये टाउन हॉल के पास में ही इसको नोटिस बोर्ड दिखाई देता है, दैट मीन्स बुलेटिन बोर्ड। वॉचर द ब्लैक स्मिथ आस्क्ड फ्रांज नॉट टू गो सो फास्ट। अब वहीं पर एक वॉचर होता है, जब ये जा रहा होता है उसको देख रहा होता है एक व्यक्ति और वो फ्रांज से कहता है कि जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। He assured the boy that he would get to his school in plenty of time। ये जो व्यक्ति होता है ब्लैक स्मिथ ये बताता है कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल टाइम से पहुंच जाओगे, बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए, ज़्यादा घबराओ मत। यूजुअली देयर वॉज अ ग्रेट बसल व्हेन द स्कूल बिगेन बट दैट डे एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अब उस दिन जब ये स्कूल जा रहा होता है तो ये देखता है कि आज का दिन बड़ा शांत है, वहाँ कोई शोर शराबा नहीं है स्कूल के अंदर, क्योंकि अक्सर यहाँ आए दिन बहुत ज़्यादा शोर होता है। जैसा कि आप जानते हैं स्कूल में बच्चे शोर करते हैं, किसी के लंच बॉक्स के खुलने की आवाज़ आती है, किसी की बेंच की आवाज़ आती है, किसी का जो है ज्योमेट्री बॉक्स खुलने की आवाज़ आती है, कुछ बच्चे आपस में शोर मचाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, इस तरह की सारी आवाज़ें आती रहती हैं। सो दैट मीन्स पूरी तरह डिस्टर्ब रहता है। मगर आज जब ये जा रहा था सो फ्रांज वेंट टू द स्कूल एट दैट टाइम ही फेल्ट दैट कि देयर इज नो नॉइज देयर, कोई भी वहां शोर नहीं कर रहा था, एकदम आज इसको अलग लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे संडे की मॉर्निंग होती है, बिल्कुल शांत। आगे क्या होता है, थ्रू द विंडो फ्रांज सो
his classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अब सभी बच्चे पहले से ही वहां जा चुके थे और सभी बैठे हुए थे एंड हैमल वॉकिंग, यहाँ पर जो हैमल जो इसके टीचर हैं वो चल रहे थे अप एंड डाउन, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं क्लास के अंदर। और क्या था, जो उनके पास था एक आयरन रूलर था, मतलब उसको वो अपनी बगल में दबाकर उसको चल रहे थे, जो कि बहुत डरावना होता था। फ्रांज ओपन द डोर एंड वेंट इन। अब क्या होता है, फ्रांज जो है दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। He blushed and was frightened. अब वो थोड़ा शर्माता है, थोड़ा घबराता है। एम हैमल very kindly asked him to go to his place. और एम हैमल क्या करते हैं, अच्छा आ गए तो जाओ अपनी जाकर सीट पर बैठ जाओ। ये टीचर इतने बढ़िया हैं जी। और फ्रांज नोटिस दैट हिज टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब फ्रांज जो है ना, ये जो बच्चा ये नोटिस करता है क्लास के अंदर कि कैसे उसके टीचर ने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसकी एक शर्ट भी है जो कि बहुत अच्छी है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसके पास एक सिल्क की कैप है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और पूरी तरह से जो ना कढ़ाई वाली है। ही वॉर दीज ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज्ड इट। एक्चुअली क्या था, इसके जो एम हैमल जो टीचर हैं वो अक्सर इस ड्रेस को पहनते हैं किसी प्राइज डे वाले दिन, प्राइज डे को इसको पहनते हैं। The village people were sitting quietly on the usually empty back benches. यहाँ पर इस क्लास के अंदर कुछ विलेजर्स भी आए हुए थे, गांव के लोग आए हुए थे, एंड वो सभी बैठे हुए थे शांत एकदम। कहाँ पर, यूजुअली एम्प्टी बैक बेंच, जो अक्सर पीछे बेंच पड़ी होती थी खाली, आज ये गांव के लोग आकर उस पर बैठ गए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, वहां पर हर व्यक्ति कैसा दिखाई दे रहा था, सैड, दुखी। एंड होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर। अब यहां पर जो होसर नाम के एक व्यक्ति है, बूढ़े आदमी है, ये भी यहां पर आए हुए थे। जो गांव के लोग आए हुए थे उन्हीं में एक थे होसर, ये भी आए हुए थे और ये लेकर आए थे अपना एक ओल्ड प्राइमर। जस्ट इट इज अ काइंड ऑफ बुक, एक तरह की बुक है जिसको ये लेकर आते हैं। फ्रांज फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नॉट लर्न्ड हिज लेसन्स प्रॉपर्ली। अब यहां पर फ्रांज को बड़ा दुख सा होता है, क्योंकि इसने इसका जो लेसन है ना, इसने पूरी तरह से याद नहीं किया था। द आइडिया दैट एम हैमल वॉज गोइंग अवे मेड द नरेटर फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकली ही वॉज। अब जो आइडिया था एम हैमल वॉज गोइंग अवे, जो मेड द नरेटर फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, जो यहाँ पर नरेटर हैं वो जितने भी टीचर के बारे में थे वो सारी चीजें भूल रहे थे, क्योंकि रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो भूल चुका था कि किस तरह से उसके टीचर उसके साथ व्यवहार करते थे और कैसे जो है वो क्रैंकी थे, मतलब थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। नाउ फ्रांज अंडरस्टूड व्हाई एम हैमल हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अब जो था ये समझ जाते हैं, ये फ्रांज समझ जाता है कि जो एम हैमल है उन्होंने अपनी जो ड्रेस पहनी थी ये संडे के दिन जो पहनी थी, क्यों पहनी थी, एंड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग हियर। अब उनको ये तक, फ्रांज को ये तक समझ में आ गया था कि वहां पर जो लोग गांव के बैठे थे क्लास में वो क्यों बैठे थे। दे हैड कम टू थैंक द मास्टर फॉर हिज 40 years फेथफुल सर्विस एंड टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। अब यहां ये समझ में आ गया था फ्रांज को कि उसका व्यवहार कैसा था, मतलब नरेटर को, और यहां पर फ्रांज को ये भी समझ में आ गया था वो आज क्यों ऐसी ड्रेस में बैठे हुए हैं, क्योंकि जो गांव के लोग थे वो आए हुए थे धन्यवाद देने के लिए उस टीचर को जिसने 40 साल यहां सर्विस में बिताए। एम हैमल को काफी टाइम हो गया था पढ़ाते हुए, मतलब 40 years he spent here in this school. So Franz realized that that's why the villagers have come in the class. They are sitting on the back benches. So my dear, यही चीज उसको समझ में आ गई थी। और क्या होता है कि वो समझ जाते हैं कि ये गांव के लोग जो आए हैं ये सभी रिस्पेक्ट देने के लिए आए हैं, क्योंकि उसने अपने देश की सेवा की 40 साल। एम हैमल आस्क्ड फ्रांज टू रिसाइट बट दे स्टूड देयर साइलेंट। अब एम हैमल जो हैं वो पूछते हैं उससे, कहते हैं
कुछ सुनाने के लिए, बट द स्टूड देयर साइलेंट। और वहां पर क्या होता है, ये जो हैमल है ये बड़े शांत होते हैं। द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम, और टीचर उसको डांटते नहीं है, क्योंकि अब वो आया था, वो तो डर था कि आज उसके टीचर उससे कुछ सुनेंगे। तो फिर क्या होता है, वो फिर भी उसे नहीं डांटते हैं जब वो कुछ नहीं सुना पाता। ही कन्फेस दैट हिज पेरेंट्स एंड ही द टीचर वर एट फॉल्ट। अब यहां पर जो एम हेमल है वो कन्फेस करते हैं कि उसके पेरेंट्स, मतलब फ्रांज के पेरेंट्स और वो खुद, उन्होंने गलती की है। देन ही टॉक्ड ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। क्या क्या गलती की है, एक्चुअली ये कहना ये चाहते हैं टीचर ये कि मुझसे और तुम्हारे पेरेंट्स से गलती हुई है, क्योंकि हमने तुम्हें ज्यादातर काम पर लगा के रखा, एंड वी डिड नॉट गिव यू एनी चांस टू स्टडी। तो तुम्हारे ना पढ़ने में हमारा भी हाथ है, और इसके लिए बहुत सॉरी फील कर रहे हैं एम हेमल। अब यहां से आगे स्टोरी में क्या होता है, देन ही टॉक्ड ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यहां पर फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, और वो एक लाइन बोलते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये वाली लाइन कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं इसके टीचर एम हेमल। अब क्लास में जब ये चीज बोलते हैं, द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, जो कि ये लैंग्वेज कैसी है, एकदम क्लियर है, लॉजिकल है। कौन किसकी भाषा की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ये टीचर एम हेमल अपने देश की भाषा की। क्योंकि अक्सर हमारे देश की जो भाषा होती है, हमारी जो भाषा होती है, वो सबसे बेस्ट होती है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट। और वो उनसे कहता है कि देखो मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना है, ये जो हमारी लैंग्वेज है इसको बचा के रखना, इसको सेव करना। देयर लैंग्वेज वॉज द की टू देयर प्रिजन। और वो बताते हैं कि हमारे देश में जितने भी लोग कैदी हैं उसके लिए चाबी का काम करेगी ये लैंग्वेज। इसका मतलब कोई भी लैंग्वेज किसी भी व्यक्ति के जीवन को आसान बनाती है, और किसी भी देश में लैंग्वेज का बहुत महत्व होता है। ओके, सो देन दे हैड लेसन इन ग्रामर एंड राइटिंग। अब उनके पास एक चैप्टर होता है जो कि होता है ग्रामर को लेकर और राइटिंग को लेकर। द पिजियंस कूड वेरी लो ऑन द रूफ। अब यहाँ क्लास का माहौल है, और ये जो बच्चा है फ्रांज ये देख रहा है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, और वहीं पर पिजन्स होते हैं, कबूतर होते हैं, कूड वेरी लो ऑन द रूफ, और बड़े धीमे से ये बोलते हैं। फ्रांज थॉट इफ दे वुड मेक इवन द पिजन सिंग इन जर्मन। यहां पर आप देख रहे हैं पिजन सिंग इन जर्मन, ये कहता है, तो इसका मतलब क्या होगा, पर्शियंस आएंगे, आकर हमारे देश पर राज करेंगे, और यहां पर अपनी भाषा को थोप देंगे, तो फिर हम उनका गुलाम बनना पड़ेगा, भाषाई तौर पर गुलाम बनना पड़ेगा, तो हमें वो लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। तो क्या ऐसा भी है कि ये कबूतर भी जर्मन में बोला करेंगे? ऑल द व्हाइल एम हेमल वाज सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग एट वन थिंग और द अदर। और क्या होता है, एम हेमल जो है बैठ जाते हैं एकदम मोशनलेस होकर, बिना हिले डुले अपनी चेयर में, एंड देखते रहते हैं ऑन द थिंग ऑन द अदर। हिज सिस्टर वॉज पैकिंग देयर ट्रंक्स इन द रूम। अब इनकी जो सिस्टर होती है रूम में दूसरी तरफ, वो इनकी पैकिंग करती रहती है, इनका ट्रंक तैयार करती रहती है। रूम एज अबव दे हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अब इनको नेक्स्ट डे अपना देश छोड़ना है। तो दोस्तों मजबूरी है इनकी अपना देश छोड़ने के लिए। कहानी समझ में आई होगी यहां तक। आगे देखते हैं, आफ्टर राइटिंग दे हैड लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर। अब यहां पर जो ग्रामर वाला और राइटिंग वाला जो टॉपिक कंप्लीट होता है, फिर इनका अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, वो होता है हिस्ट्री में, एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर। और उसमें जो ना जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं बा बी बी बू बू, इस तरह से ये जो ना ये चैंटेड वर्ड्स होते हैं। इवन ओल्ड होसर वॉज क्राइंग, मगर यहां पर जो होसर है, जो मैंने शुरू में ही बताया था, होसर एक ओल्ड मैन है, विलेजर है, वो आया है अपना एक प्राइमर लेकर जो कि काइंड ऑफ बुक है, और वो पीछे बैठा हुआ वो रो रहा है। एंड ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड देन द मिड डे प्रेयर्स। और इसी तरह से वह टाइम बीतते बीतते 12 बज जाते हैं, और क्या होता है, मिड डे प्रेयर शुरू होती है,
एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस, और उसी समय पर जो है जो उनके ट्रम्पेट, जो उनकी तारीफ होती है पर्सियंस की, द रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, सॉरी, जो वो आते हैं वहाँ से वापस, जो पर्सियन जब शुरू में फ्रांज ने स्कूल में आने की कोशिश की थी जल्दी जल्दी, तब उसको पर्सियंस दिखाई देते हैं, तो वो ड्रिल कर कर अब उनका समय हो गया था वापस आने का। साउंडेड अंडर द विंडोज, और उनकी आवाज आ रही थी उस विंडो से। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े होते हैं, एंड वांटेड टू स्पीक, और बोलना चाहते हैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन उनको कोई ऐसी चीज होती है जो बोलने से रोक देती है। एक्चुअली गाइज यहाँ पर एम हैमल बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और वो अपने देश के लिए अपना जो लव है उसको शो कर रहे हैं। देन ही टुक ए पीस ऑफ चौक, और उसके बाद में वो क्या करते हैं, एक चौक का पीस उठाते हैं, एंड रोट ऑन द बैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड, और बोर्ड पर लिख देते हैं जितना बड़ा हो सकता है, अपने शब्दों में वो लिख देते हैं वीवा ला फ्रांस, ये लिखते हैं। और ये जो लिखते हैं, ये जो है ये लिखते हैं वीवा ला फ्रांस, इसका मतलब है फ्रांस की जय हो। मतलब फ्रांसीसी लोग हैं ये, जर्मन सारे हैं, और जर्मन्स जब आ रहे हैं तो जर्मन्स को इन पे शासन करना है, वो अपना सारा जो है ना सब कुछ थोपेंगे, और इस तरह से वो अपनी भाषा को यहाँ पर फैलाएंगे। और जब उनका शासन चलेगा तो यहाँ पर एम हैमल कहते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है इसकी रक्षा करनी है। आफ्टर दिस ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उसके बाद क्या होता है, वो रुक जाते हैं और अपना सर दीवार के सहारे लगा लेते हैं। विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे, he made a gesture with his hand to indicate that the school was dismissed and they might go, और वो इशारा करते हैं अपने हाथ से और वो कहते हैं कि जाइए, स्कूल डिसमिस हो चुका है। तो इस कहानी में हमने जो देखा है इस कहानी में, वही समझने की बात की है कि पूरी कहानी कैसे हम अपनी लैंग्वेज के प्रति प्यार जाहिर करें वो बताती है। पूरी कहानी में हमने समझा कि जब कोई देश दूसरे देश पर शासन करने लगता है तो वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज भी थोप देता है, जिसकी वजह से कोई भी देश या कोई भी इंसान अपना मूल जो संस्कृति होती है उसको भूल जाता है। और यहाँ पर एम हैमल लोगों को सचेत करते हैं, जस्ट ही टेल्स देम टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, बिकॉज जो फ्रांस लैंग्वेज है वो कहते हैं हमारी लैंग्वेज सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आपको चैप्टर? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।